कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो कल हमारे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 141 से शुरू करते हैं। ठीक है। कहता है कि ईवीएस सीखने के लिए कौन सा अच्छा संसाधन हो सकता है। ठीक है। कहता है कि क्षेत्र भ्रमण हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, स्कूल पुस्तकालय हो सकता है या फेसबुक हो सकता है। तो ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? आपका क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इससे क्या होता है, बच्चे में अवलोकन का विकास होता है। ठीक है। किसका विकास होता है? अवलोकन का विकास होता है। ठीक है। क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण होता है, शैक्षणिक भ्रमण विद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधि है ना। ये क्या होता है? एक विद्यालय ही द्वारा एक गतिविधि होती है, जहाँ छात्रों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में ज्ञान का अनुभव करने के लिए नियमित कक्षाओं से बाहर ले जाया जाता है। और क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी के कारण ईवीएस अधिगम में बच्चों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए उपयुक्त उदाहरण भी कह सकते हैं या एक गतिविधि भी बोल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सीखने में सुधार का आकलन का बिंदु क्या है? तो सीखने में सुधार कह रहे सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, औपचारिक स्थितियों से संबंधित। देखो, सीखने में सुधार यानी कि सीखते समय जो सुधार किया जाता है, यानी कि सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। क्यों? सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है आपका के पूर्व या के दौरान। यानी कि सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है के पूर्व, यानी कि शिक्षण देने से पहले आकलन करना या शिक्षण के दौरान आकलन करना, ये सीखने के लिए आकलन कहलाता है। ठीक है। फिलहाल आपका ऑप्शन यही हो जाएगा। दूसरा कहता है सीखने का आकलन, इसका मतलब होता है के बाद, यानी कि पढ़ाने के बाद आकलन करना। ऐसा नहीं बोल रहा है, कह रहा है सीखने में सुधार पर आकलन बिंदु बताना। सीखने के रूप में आकलन का मतलब होता है स्वयं का आकलन करना, स्वयं का आकलन करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 143 की ओर। कहता है 143 क्वेश्चन हमारा कि कक्षा पहली व दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। बिल्कुल कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है पहली और दूसरी के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, कक्षा 1 और 2 में प्राइमरी स्तर पर जो है ईवीएस की पुस्तक नहीं है। ठीक है। इसकी तो इसे पढ़ाया कैसे जाता है? तो इसे जो है एकीकृत उपागम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। एकीकृत मतलब में यानी कि कैसे पढ़ाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे कि का से कबूतर पढ़ाया जाता है, तो का हमारा हिंदी का हो गया, कबूतर हमारा पर्यावरण का हो गया। इस तरीके से एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। कहता है कि इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत हो गया। कठिन कुछ नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया जाता है। बिल्कुल जो मैंने अभी बताया, किसके साथ किया जाता है? भाषा और गणित के माध्यम से। फिलहाल आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। और कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। ठीक है। कह रहे क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, संज्ञा एवं क्रिया दोनों है। कह रहे संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक है। कह रहे ना तो संज्ञा है और ना ही क्रिया है। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा कि सर ये तो हिंदी आ गई। देखो, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पर अधिक है। क्या? संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पर अधिक है। ठीक है। यानी कि करके सीखने पे ज़्यादा है क्रिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त है? ठीक है। कहता है को पता होगा कि चींटियां ज़मीन पर गिरी मिठाइयों पर क्यों एकत्रित हो जाती हैं। ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि 3 भिन्न पशुओं में उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियां किस प्रकार काम आती हैं। कहता है भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे।
तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य, इसमें से ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो ज्ञानेंद्रिय विषय को विशिष्ट मापने यानी कि उसको मापने के लिए किया जाता है। देखो, भोजन जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर पशुओं की सूची को वर्गीकृत किया जाता है, यही ऑप्शन होगा। जो शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रिय विषय के लिए विशिष्ट मापन योग में प्राप्त होगा। ज्ञानेंद्रियां मनुष्य एवं पशुओं के वे अंग होते हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद इत्यादि का पता लगाते हैं। पशुओं में प्रायः कोई एक ज्ञानेंद्रिय अत्यधिक सक्रिय होती है, जैसे कुछ पशुओं का समूह सूंघकर भोजन करता है तो कुछ पशुओं का समूह दूर से देखकर ही अपना भोजन की व्यवस्था करता है। तो तीनों ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। भोजन की जुगाड़ करेंगे तो टच करेंगे, सूंघेंगे, इस तरीके से सारी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की ओर। और 146 क्वेश्चन कहता है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। कह रहे प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, कहता है पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने के लिए कहना। क्या इससे हम प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। तीसरा कहता है पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जाँचना कि कौन बोतल ऊपर तैरती है। ठीक है, देखो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा। क्यों, प्रयोग या प्रायोगिक कार्य पर्यावरण अध्ययन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिनमें अनेक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसके कुछ न कुछ उद्देश्य या निष्कर्ष होते हैं जो सकारात्मक या नकारात्मक परिस्थितियों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की ओर। कहता है कि ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम प्रासंगिक होगा। ठीक है, विषय प्रारंभ करना है ऋतु का, तो अब हमें बताना है क्या करना होगा। कह रहे विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। ये हो सकता है। से पूछना यानी कि बच्चों से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म या ठंडा महसूस करते हैं या नहीं। ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा की गई गतिविधियों और उन्हें करने के कारणों को सूचीबद्ध करने को कहना। ये भी ठीक लग रहा है। बच्चों को टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि इन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया। भैया इसमें तो चारों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। अब चूज़ कैसे करें कि सर कौन सा लगाना है। देखो, एक ऑप्शन देखो आप, ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में हमें विषय टॉपिक क्या है हमारा, ऋतु हो, तो शुरुआत के रूप में सबसे प्रासंगिक कथन हमारा कौन सा होगा, विद्यार्थी को सैर पर ले जाना सबसे अच्छा है। जब हम बच्चों को अब सैर पर ले जाएंगे यानी कि इससे क्या होगा, अवलोकन ज़्यादा होगा। बच्चा खुद करके देखेगा, खुद को देखेगा, खुद महसूस करेगा, अवलोकन शक्ति का विकास होगा, नहीं होगा इससे। यानी कि विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधों में आने वाली ऋतुओं में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जाएंगे। ऋतु एक वर्ष से छोटा कालखंड या समयावधि होती है ना, ये तो आपको पता ही है। मौसम, जलवायु जो होता है बड़ा होता है, दीर्घ समय तक रहता है, जबकि मौसम जो होता है हमारा कालखंड होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। ऋतुओं की एक वर्ष घटी घटनाओं की क्रियाओं को पर्यावरण अध्ययन द्वारा बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बच्चों को कहाँ ले जाना, बाहर ले जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 148 क्वेश्चन की ओर। और कहता है कि निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। कह रहे चैट में GIF, ब्रेकआउट रूम्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस या वर्चुअल बैकग्राउंड। देखो, जूम ऐप की सबसे अच्छी विशेषता चैट में GIF को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा चैट GIF। हिंदी में अजीब सा लगता होगा, ये वाला आपने देखा होगा इस तरीके से। GIF वॉलपेपर क्या होता है, इस तरीके से बड़बड़ाता है। जूम ऐप एक क्लाउड बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है जिस पर वर्चुअली एक दूसरे से वीडियो कॉल के द्वारा बात करते हैं। ठीक है, आज के सेशन का सेकंड लास्ट
कहता है भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं। बिल्कुल, यदि हम क्या करें ऐसा। कहता है मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं या पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं। तो भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए, हमारा विषय क्या है पढ़ाने का, भोजन है, तो विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं। कब हो सकते हैं ये बताना है। देखो, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि मुद्दों के जो इर्द गिर्द उस टॉपिक यानी कि भोजन के इर्द गिर्द यानी कि जो हमारा टॉपिक है उसके इर्द गिर्द समूह कार्य एवं चर्चाएं आयोजित की जाएँ। इससे होगा क्या कि भोजन जैसे कि भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन किसी जीव को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में भोजन की कमी व उपलब्धता विद्यार्थियों के मध्य सार्थक तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि इन्हें भोजन की महत्ता का पता चल सके। यानी कि अगर हम उस टॉपिक के इर्द गिर्द के समूह चर्चाएँ करेंगे, समूह बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, समाजीकरण भी होगा और आसपास की चीज़ों का हमें पता भी चल जाएगा बच्चों को। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग क्या कर रहा है, रूब्रिक, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो या प्रेक्षण पत्रक। तो क्या कर रहा है हमको ये बताना है। ठीक है, देखो ईवीएस फिलहाल तो ऑप्शन में बता देता हूँ आपका, पोर्टफोलियो वो कर रहा है। देखो, पोर्टफोलियो के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, शैक्षिक, गैर शैक्षणिक, सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें टीचर की भी, स्कूल की भी, बच्चे की भी, सबकी चीज़ें लिखी जाती हैं रजिस्टर में। तो एक ईवीएस एक शिक्षक का आकलन उपकरण करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि सबसे बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधि को एकत्रित करता है। तो शिक्षक पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहा है। ठीक है, एक शिक्षक पोर्टफोलियो आपकी शिक्षण साख एवं अनुभवों का एक संग्रह है। एक शिक्षक पोर्टफोलियो बनाने से शिक्षण क्षमता, योग्यताओं का प्रशासन और संभावित नियोक्ताओं का विकास होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।